हेलो, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस स्वतंत्र भारत में राजनीति के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले हमने बुक फर्स्ट यानी समकालीन विश्व राजनीति में और 6 नंबर वाले 4 नंबर जो भी क्वेश्चन हमने कवर कर रखा है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो जरूर चेक कीजिए। क्योंकि अगर आपने सभी वीडियो देख ली तो 100% 80 में से 80 नंबर आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इतना तो आप सब लोग कर ही सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है राष्ट्र का लक्षण क्या है। तो इसमें से राष्ट्र के लक्षण पूछा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें से राष्ट्र के लक्षण कौन से हैं। वह राजनीतिक होना, स्वशासन, लोगों का स्थायी समुदाय, उपयुक्त सभी। तो राष्ट्र का लक्षण, तो राष्ट्र लक्षण क्या है, ये सभी क्या है, राष्ट्र के लक्षण है। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। और राष्ट्र के तत्व क्या क्या होते हैं, तत्व ही पूछ सकता है। तो अगर हम राष्ट्र के तत्व की बात करें तो भौगोलिक क्षेत्रफल होना बहुत जरूरी है, क्षेत्रफल होना चाहिए, जनसंख्या, सरकार और संविधान। तो ये राष्ट्र के 4 आवश्यक तत्व हैं। ये तत्व है और ये लक्षण है, राइट। इस तरह से सवाल आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य की क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राज्य की शक्ति का उपयोग करते हुए बनाना राष्ट्र निर्माण कहलाता है। तो राज्य की शक्ति का उपयोग करते हुए बनाना राष्ट्र निर्माण कहलाता है। कौन सी शक्ति का, राष्ट्रीय पहचान, निर्जातीय पहचान, उत्तम पहचान या जागरूक। तो उसका जो सही आंसर है वह है आपका राष्ट्रीय पहचान। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि जम्मू कश्मीर रियासत की ओर से भारत सरकार को सम्मेलन का दस्तावेज किसके द्वारा दिया गया था। तो जम्मू कश्मीर रियासत की ओर से भारत सरकार को सम्मेलन का दस्तावेज किसके द्वारा दिया गया था। ए हरि सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो जम्मू कश्मीर रियासत की ओर से भारत सरकार को सम्मेलन का दस्तावेज दिया गया था जम्मू कश्मीर के शासक उसके राजा हरि सिंह के द्वारा। उनके जो राजा थे, राजा हरि सिंह के द्वारा ये सब जो है हस्ताक्षर किया गया था। इसे विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, राजा हरि सिंह। क्योंकि हुआ क्या था कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, उसमें ब्रिटिश सरकार ने भारतीय रजवाड़ों को विकल्प दिया था कि अगर आप भारत में शामिल होना चाहते हैं भारत में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं, स्वतंत्र रियासत बनाना चाहते हैं स्वतंत्र रह सकते हैं। तो इस विकल्प के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन बाद में पाकिस्तानी घुसपैठियों के आक्रमण के बाद जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और फिर वो भारत के साथ विलय के पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए बाद में शामिल हो गए। इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है, पेपर में। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री, तो सिंपल तरीके से भारत के पहले गृह मंत्री हैं वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री के साथ साथ भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत में देसी रजवाड़ों के एकीकरण में यानी 565 जो देसी रजवाड़े हैं उनके एकीकरण में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा भी दी गई। क्या दी गई है, लौह पुरुष की संज्ञा भी दी गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू किया गया, देखिए ऑप्शन है 1965, 1962, 1960, 1956। तो राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम है वो लागू किया गया 1956 में। और इसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भारत में गठन किया गया था। और बना कब था राज्य गठन आयोग, तो बनाया गया था 1953 में, लागू हुआ 1956 में। नव स्वतंत्र भारत के समक्ष कौन सी सबसे बड़ी चुनौती थी। तो नव स्वतंत्र भारत में जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी राष्ट्रीय एकता की। राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी नव स्वतंत्र भारत में। क्योंकि जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो आज़ादी के साथ साथ हमें विभाजन की विभीषिका भी झेलनी पड़ी। यानी
भारत दो भाग हो जाते, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरा भारत, ठीक है। तो यहाँ में तो ये विभाजन भी बहुत बड़ा कारण था, और इस विभाजन जो सबसे बड़ी चुनौती थी विभाजन के बाद वो थी राष्ट्रीय एकता को फिर से कायम करने की, हिंदू मुस्लिम एकता को फिर से कायम करने की। निजाम हैदराबाद के लिए एक स्वतंत्र दर्जा चाहता था। उसने भारत के साथ नवंबर 1947 में एक ठहराव किया जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कहलाता है। डैश के लिए जब भारत सरकार के साथ विचार विमर्श चल रहा था, तो कितने साल तक ये एग्रीमेंट, कितने साल तक था? तो ये एग्रीमेंट किया गया था, ये 1 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया। कितने साल तक के लिए? 1 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया था, क्योंकि हैदराबाद के जो शासक हैं उन्हें निजाम के नाम से जाना जाता है, और निजाम जो है वो अलग राज्य की, अलग स्वतंत्र राज्य के निर्माण की बात कर रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या किया गया, जो निजाम ने, क्योंकि निजाम जो मुस्लिम थे और हैदराबाद की अधिकांश जनसंख्या तो वो हिंदू थी, तो ऐसे में क्या होता है कि निजाम ने अपने कार सेवकों, माफ कीजिए कार सेवकों ने, राजाकार, निजाम सेवक के जो अर्ध सैनिक बल थे उनको क्या कहा गया? राजाकार कहा गया। और इन्हीं राजाकार के माध्यम से निजाम के द्वारा लोगों पर जो है जातियाँ की गई, उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, और उसके बाद भारत सरकार ने राजाकार और निजाम के शासक के विरुद्ध एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, और उस ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद को बाद में विलय कर लिया गया। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। अगला है, निम्नलिखित विवरणों में विषम कथन को बाहर करने के लिए चयन करें। ए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, रजवाड़ों की संख्या 512, भारत विभाजन 1947, भारत की स्वतंत्रता 1947। तो विषम क्या है? तो वह विषम जो है वो है आपका रजवाड़ों की संख्या, क्योंकि रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565 थी, 565, ना कि 512। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण असत्य है? ए, हैदराबाद का निजाम हैदराबाद राज्य के लिए एक स्वतंत्र दर्जा रखने का इच्छुक था। कौन सा कथन असत्य है? बिल्कुल कथन सत्य है ये। जम्मू और कश्मीर अधिग्रहण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को तैयार थे। जूनागढ़ का मुद्दा राज्य में जनमत संग्रह के बाद सुलझाया गया। त्रावणकोर पहला भारतीय राज्य नहीं था जो भारत संघ में मिलाया गया। तो वो जो सही है वो है जम्मू कश्मीर और अधिग्रहण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को तैयार थे, ये कथन कुल सही नहीं है। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन से ही यह सिद्धांत स्वीकार किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए। इसके बावजूद स्वतंत्रता के बाद राजनेतागण इसके विरुद्ध थे। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता और विभाजन के बाद बातें बदलती हैं, विघटन और विभाजन की तरफ जा सकता है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए, एक नियोजित अर्थव्यवस्था अपनाने के लिए, राइट। तो नीचे दिए गए तथ्यों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। केवल 2 या 3 सही है, केवल 3 और 4 सही है, केवल 1 और 2 सही है, और केवल 1 और 3 सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है केवल 1 और 2 सही है। यानी स्वतंत्रता विभाजन के बाद जो है बातें बदलती, बिल्कुल बदलती, क्योंकि 1920 में जब कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में बातें तय की गई थी कि भाई भाषा के आधार पर राज्य गठन किया जाएगा, तो उस समय परिस्थिति कुछ और थी, लेकिन आज़ादी के बाद परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी, और विघटन विभाजन की तरफ भी जा सकता था। अगर हम हर एक राज्य का गठन भाषा के आधार पर करते तो ऐसे भारत में बहुत सारे राज्य बन जाते, क्योंकि भारत में तो बहुत सारे भाषा भाषी लोग रहते हैं। तो ये समस्या थी, 1 और 2 बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को रजवाड़ों को एकजुट करने का काम सौंपा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सही नहीं है? वो कौन सा तर्क सही नहीं? पहला, उनको लंबा राजनीतिक अनुभव था, बिल्कुल तर्क सही है। वे एक भविष्य दृष्टा और एक अच्छे वक्ता थे, बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग चाहती थी कि एकीकरण का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया जाए, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका जो होगा वो सी, इसका सही आंसर आएगा यहाँ पर। 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को किसने संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया? तो उस संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करने वाले नेता थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसी दिन एक भाषण दिया था जिसे ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, विद द डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, और इसे हिंदी में कहते हैं भाग्य वधु से, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, चिर प्रतीक्षित
भेद। तो ये जो भाषण है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत विभाजन के बाद दिया था। ठीक है, भागवतों से चिर परिचित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से किसका भाषण जाना है? तो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने कौन सी चुनौतियां थी? तो पहला है समायोजन और एकता की, विकास और जन कल्याण की, उपरोक्त सभी का लोकतंत्र की स्थापना की, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। भारत में यानी 1947 में भारत के विभाजन के बाद सबसे बड़ी समस्या कौन सी थी? तो सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय एक अखंडता की। क्या थी? राष्ट्रीय अखंडता की सबसे बड़ी समस्या थी। भारत में आजादी के समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565 थी रजवाड़ों की संख्या। अगला है निम्नलिखित नेताओं में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जूनागढ़ का अधिग्रहण कब किया गया? तो जूनागढ़ का भारत में अधिग्रहण किया गया था। तो जूनागढ़ का भारत में अधिग्रहण किया गया वह है 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ का भारत में अधिग्रहण किया गया। निम्नलिखित में से किसे पुलिस कार्य द्वारा यानी पुलिस कार्रवाई द्वारा पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था? तो है गोवा 1967 में 1967 में इसको जो है पुलिस कार्रवाई के माध्यम से नियुक्त किया गया था और बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है भारत विभाजन के बारे में? पहला, भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, बिल्कुल सही है। धर्म के आधार पर दो प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। और विभाजन योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदला होगी। तो ये सही नहीं है। विभाजन योजना में ये बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी अदला बदला की बात बिल्कुल शामिल नहीं थी। तो इस तरह से सही आंसर है। सरदार पटेल ने किस रूप में देश की सेवा की? तो सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में, भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में, नहीं दोनों सही है, का और खा दोनों सही है। सरदार पटेल किस पार्टी के नेता थे? तो सरदार पटेल अगर हम बात करें किस पार्टी के नेता, क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेता के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस पार्टी के संबंधित थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थे। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1920, 1918, 1927, 1928। तो खेड़ा सत्याग्रह अगर हम बात करें तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। ठीक है, तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1968 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। 1928 में जो है बारदोली सत्याग्रह हुआ और इसी सत्याग्रह में सरदार पटेल को वहां की किसान महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान सत्याग्रह में मिली थी वहां की किसान महिला द्वारा। किस राज्य का भारत में विलय कराने में सरदार पटेल को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा? तो हैदराबाद, जूनागढ़, उपरोक्त में सभी दोनों में को काफी चुनौती का सामना करना पड़ा। इसमें मणिपुर भी है और आपका जम्मू एंड कश्मीर भी। सरदार पटेल ने किस रूप में सेवा की? नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड डेंटिस्ट। यहाँ पे अगर हम बात करें तो सभी ग्रुप में वह नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट एंड रियलिस्ट। अगला है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A था, तो आर्टिकल 35A किसका संबंध किससे है? तो आर्टिकल 35A का संबंध है स्थायी निवासियों को विशेष अधिकारों के संबंध में और जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा द्वारा राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के संबंध में। तो उपरोक्त का और का दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अनुच्छेद 35A को संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 35A को संविधान में जोड़ा गया कब? 14 मई 1954 को, 15 अगस्त 1953 को, 20 अगस्त 1953 को। इसका सही आंसर हुआ 14 मई 1954 को। 14 मई 1954 को 35A को संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को कब समाप्त किया गया? तो वो किया गया था आपको 9 अगस्त 2019 को। कब किया गया? 2019 को। नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन से है? तो वह है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जो है नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दोनों हैं। अनुच्छेद 370 में किस राज्य के बारे में अस्थायी प्रावधान थे? तो वह अस्थायी प्रावधान जम्मू एंड कश्मीर को लेकर थे। किसके लेकर थे? जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। चलिए, तो फर्स्ट चैप्टर जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तो वो कवर हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर। तो एक दलीय प्रभुत्व दौर से जो सबसे पहला क्वेश्चन हुआ है कि भारत में 1957 में हुए लोकसभा की सीटों के लिए चुनाव हुआ था। तो भारत में 1957 में
कितने लोकसभा की चुनाव सीटों हुआ था, तो वो था आपका 494। कब? 1997 494 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव किए गए थे। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, तो 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जनसंघ के संस्थापक। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किस सन में? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1924 में। डी इसका सही आंसर है, माफ कीजिएगा, जो घा है 1924 सही आंसर इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की, 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए के ह्यूम के द्वारा, एक अंग्रेज अधिकारी थे ए के ह्यूम के द्वारा। उसके पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। पहले लोकसभा के आम चुनाव में कांग्रेस ने सीटों पर विजय प्राप्त की, तो पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटों पर जीत मिली थी? तो 364 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। नेक्स्ट है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की? दूसरे लोकसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी ने सीटों की प्राप्ति की थी, वो है आपका 27। कितनी? 27। पहले आप चुनाव 1951 से 52 में भाग लेने वाले दो राष्ट्रीय दल थे, तो दो राष्ट्रीय दल थे, एक कांग्रेस और दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका सही है कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी। स्वतंत्र पार्टी का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो स्वतंत्र पार्टी का मुख्य सिद्धांत, तो स्वतंत्र पार्टी का जो मुख्य सिद्धांत है वो है राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था। केरल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कौन थे? तो केरल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है ए के गोपालन। क्या है? ए के गोपालन केरल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। नए संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? तो नए संविधान के अनुसार चुनाव आयोग का गठन हुआ था जनवरी 1950 में। कब हुआ था? जनवरी 1950 में। पहले और दूसरे आम चुनाव में मतदान करने का तरीका निम्नलिखित में से क्या था? तो मतपत्र में मतपेटी डाले, मतपत्र में जो है मत डाला जाता था, मतपत्र मतपेटी में डाले जाते थे। 1950 में जब चुनाव आयोग का गठन किया गया, उस समय पहले चुनाव का नाम क्या था? वो चुनाव के पहले थे शिव कुमार सेन। तो भारत के पहले चुनाव थे शिव कुमार सेन। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। राइट दोस्तों, लाइक जरूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। से सवाल पूछा जा सकता है। भारत के प्रथम आम चुनाव के समय देश में कितने लोग साक्षर थे? तो देश में उस समय 15% लोग साक्षर थे। कितना? 15% लोग। भारत के प्रथम चुनाव में चुनाव आयोग को संपूर्ण देश में कितने विधायक और सांसदों हेतु मतदान करवाना था? तो भारत में प्रथम चुनाव में कितने सांसद और विधायकों को मतदान करवाना था? तो वो थे 1600 विधायक और 489 सांसद। 1600 विधायक और 489 सांसदों का चुनाव करवाना था। चैप्टर 3 की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है नियोजित विकास राजनीति में। तो बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है? तो बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा बयान सही नहीं है? तो वो बयान जो बॉम्बे प्लान के बारे में सही नहीं है वह है कि यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। यह बयान बिल्कुल सही नहीं है। भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो उसमें जो विचार शामिल नहीं था वह है आपका उदारीकरण। तो उदारीकरण पहले शामिल नहीं था, उदारीकरण 1991 में अपनाए उदारीकरण। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, जिसे कहा जाता है बॉम्बे प्लान, इंडिया प्लान, भारतीय योजना, दिल्ली योजना। बॉम्बे प्लान 1944 में चलाया गया था, तो बॉम्बे प्लान इसका सही आंसर है। समाजवाद हमारी समस्याओं का एकमात्र समाधान, ये शब्द किसने कहते हैं? जो शब्द कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कैसी नीति अपनाई? तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने जिस नीति को अपनाई उसे कहा जाता है नियोजित विकास की राजनीति। स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अपने आर्थिक सामाजिक विकास के लिए किस अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया।
हमने ना पूंजीवाद अपनाया ना तो समाजवाद, हमने दोनों ही अर्थव्यवस्था के मिली जुली रूप को अपना, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। भारत की विकास योजना का उद्देश्य है, तो भारत की विकास योजना का उद्देश्य क्या है? वह उपयुक्त सभी समाज विकास, आत्मनिर्भरता, आर्थिक विकास, उपयुक्त सभी जो है भारत की विकास योजना के उद्देश्य हैं। भारत को योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा किस देश से मिली? तो भारत को योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा मिली है, वो मिली हमें सोवियत रूस से। किससे? सोवियत रूस से। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो 1951 में भारत की पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई। निम्नलिखित में से कौन नियोजन की उपलब्धि है? तो सामाजिक विकास, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, उत्पादन में आत्मनिर्भरता, सभी जो है नियोजन के जो है विकास की उपलब्धि मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना से उपेक्षित था या अपेक्षित था? तो वह भारी उद्योगों के विकास पर। दूसरी पंचवर्षीय के योजनाकार थे तो वह पीसी महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजनाकार पीसी महालनोबिस है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? तो ये ना तो संवैधानिक निकाय है, ना ही वैधानिक निकाय है, इनमें से कोई भी निकाय नहीं है। ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास की सलाह होती है बाध्यकारी, गैर बाध्यकारी, तो क्या केवल क्या होती है? गैर बाध्यकारी। राष्ट्रीय विकास परिषद की कितनी बैठक हो चुकी है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अभी तक जो बैठक होती है 57 बैठक हो चुकी है राष्ट्रीय विकास परिषद की। नीति आयोग को बनाया गया है, तो नीति आयोग को बनाया गया योजना आयोग के स्थान पर। योजना के स्थान पर किसको बनाया गया? नीति आयोग को बनाया गया है। कौन सा कथन सत्य है? तो वो कथन जो सत्य है वह है राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य सभी प्रमुख क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना है, और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी हैं वर्तमान में। बिल्कुल सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में, आधारभूत तथा बड़े उद्योगों में, उपयुक्त सभी में परिवर्तन हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो विकासशील बाजार अर्थव्यवस्था है। विकासशील बाजार अर्थव्यवस्था। कौन सा कथन सत्य है? सामान्य सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। क्रय शक्ति समानता के अनुसार भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो उपयुक्त कथन क्या है? सभी कथन बिल्कुल सही हैं। भारत से निर्यात किस चीज का? तो भारत में उपयुक्त सभी का निर्यात होता है, कृषि उत्पाद का भी, विनिर्माण का भी, ईंधन का भी, खनन उत्पाद का भी। नीति आयोग का उद्देश्य है, तो नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? तो नीति आयोग का उद्देश्य है राष्ट्रीय विकास को वरीयता और ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना बनाना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष को। तो नीति आयोग द्वारा नीति को अपनाया, तो नीति आयोग ने किस नीति को अपनाया? तो वह है मेक इन इंडिया कार्यक्रम। क्या है? मेक इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है? वो तत्व जो नीति आयोग का उद्देश्य नहीं है वह है विकास कार्यक्रमों के लिए धन की व्यवस्था करना। नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करता है ताकि किया जा सके जहां सरकार प्रौद्योगिकी की मदद से एक संघ विकसित करने में काम करती है, तो वह आपका सहकारिता सुविधा प्रदायक। इसी प्रकार से समाजवादी मॉडल, पूंजीवादी मॉडल मिलान करने के लिए आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। समाजवादी मॉडल क्या है, पूंजीवादी मॉडल क्या है, बॉम्बे प्लान क्या है, केंद्रीकृत नियोजन क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे मिलान करने के लिए पूछा जाता है। समाजवादी मॉडल क्या है? सोवियत संघ। पूंजीवादी क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इस तरह से आपसे पेपर में मिलान करने के लिए भी आ सकता है। समाजवादी सोवियत संघ, पूंजीवादी संयुक्त राज्य अमेरिका, बॉम्बे प्लान अगर हम बात करें तो नियोजित अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत नियोजन केरल। इस तरह से आपसे सवाल पूछा को मिलान करने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से के.एन. राज योजना के सदस्य, गांधीवादी उद्योग समर्थक, पीसी महालनोबिस, जेसी कुमारप्पा, भारत। इसका आंसर यहाँ पर नीचे दिया गया है। चैप्टर 4 भारत की विदेश नीति से जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन उत्तर हमने यहाँ पर समेट के हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट आपको पूरा देखना है,
हमने सभी एमसीक्यू के आंसर यहाँ पर कवर कर रखे हैं, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो कंप्लीट जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। अगर ये आपने कवर कर ली तो डेफिनेटली आप एमसीक्यू का एक भी नंबर आप नहीं गवाएंगे, और साथ साथ 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी एमसीक्यू के रिलेटेड ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। इतने आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपके पास हम, तो ये आप सभी के लिए है, इसको जरूर कवर कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को उत्तर यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप, सभी चीज़ यहाँ पर दी गई हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और अगर आपका इस कंप्लीट एमसीक्यू का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर जरूर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट करके बताइएगा जरूर कि वीडियो आप सभी को कैसी लगी। ये सभी क्वेश्चन आपको कवर करने हैं, ठीक है ना। भारत चीन युद्ध, यहाँ पर भारत में मैकमोहन रेखा का निर्माण कब किया गया, तो 1914, ठीक है, इस तरह से। ताशकंद समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ, भारत पाकिस्तान। कब हुआ, 1966। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे, ओ सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री, माफ कीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत द्वारा परमाणु नीति अपनाने का कारण क्या है, तो चारों कारण है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ, 1968 में बेलग्रेड में, 1968 बेलग्रेड। गुट निरपेक्ष ने किस सम्मेलन पड़ी, तो वो है बार्डूंग सम्मेलन में। किस सम्मेलन में, बार्डूंग सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। पंचशील समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ, तो भारत और चीन, 1954। चाउ एन लाई और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बीच। ये सभी क्वेश्चंस आपको कवर करने हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको जरूर कवर करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे एमसीक्यू की अगर हम बात करें तो। कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो वो है ऑपरेशन विजय। भारत में परमाणु कार्यक्रम शुरू करने के तरीके से दिया जाता है, तो वह है होमी जहांगीर भाभा को। परमाणु नीति का ड्राफ्ट बनाया गया, तो परमाणु नीति का ड्राफ्ट बनाया गया वर्ष 1991 में। भारत की परमाणु नीति का आधार क्या है, तो वो आधार है परमाणु शस्त्रों का प्रथम प्रयोग नहीं। भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं, भारत के पास परमाणु हथियार है 130 से 140 तक। सीटीबीटी का पूरा रूप क्या है, तो सीटीबीटी है वो कंप्रेस टेस्ट बैन ट्रीटी, क्या है, कंप्रेसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। एनपीटी का पूरा रूप क्या है, तो आपका है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। हाउडी मोदी कार्यक्रम कहाँ हुआ, तो अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम अमेरिका में था, और नमस्ते ट्रम्प में वो भारत नई दिल्ली में हुआ था, हैदराबाद बाद में हैदराबाद में। कांग्रेस प्रणाली की और चुनौतियां और पुनर्स्थापना। राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल क्या है, वह लोकतंत्र के पहिए है राजनीतिक दल। लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बना, तो वह इंदिरा गांधी।
जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री। गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी। पांचवा आम चुनाव कब हुआ? तो 1971 में। पांचवें आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो भारत के प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी। दल बदल की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1967 के आम चुनाव से। कांग्रेस सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है? तो ताकतवर कांग्रेसी नेताओं का समूह सिंडिकेट कहलाया। दल बदल के सुधार के संबंध में 51वां संविधान संशोधन विधेयक का पारित किया गया था 2004 में। आयराम गयाराम जो है दल बदल से संबंधित है। भारत में दल बदल के क्या दुष्परिणाम निकलते हैं? लाल बहादुर शास्त्री की काल में मुख्य चुनौतियां क्या थी? दोनों चुनौतियां थी। इंदिरा गांधी ने पृथ्वी पर को किस वर्ष संविधान में संशोधन करके इसे समाप्त किया? तो है 1971 में। एसवीडी क्या है? एसवीडी है गैर कांग्रेसियों का संगठन। किस मंत्री ने रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री के पद से त्यागपत्र दिया? तो है लाल बहादुर शास्त्री। भारत में एक दल की प्रधानता का युग कब समाप्त हुआ? तो एक दल की प्रधानता युग जो है चौथे आम चुनाव 1967 में समाप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठीक है? 1971 के विरोधी गठबंधन। 1967 के चुनाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है? तो 1967 के आम चुनाव के बारे में कौन सा बयान सही है? इन चारों में से जो बयान सही हुआ है का गलत, ठीक है, का सही है, खा गलत है, गा सही है और घा गलत है, ठीक है। 1971 के ग्रैंड अलायंस के बारे में कौन सा कथन ठीक है? तो ग्रैंड अलायंस के बारे में जो कथन है तो इसका गठन गैर कम्युनिस्ट और गैर कांग्रेसी दलों ने किया था। किस दल को छात्र संगठन के नाम से संबोधित किया गया? तो कांग्रेस पार्टी को पामार द्वारा छात्र संगठन कहा गया था। भारत में बहुदलीय गठबंधन सरकार की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में बहुदलीय गठबंधन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो वो माने तो वर्ष 1977 के आम सभा चुनाव से। सिंडिकेट विश्वनाथ सिंह नारा जो है यहाँ से जो है मिलान करना है। सिंडिकेट विश्वनाथ सिंह नारा गैर कांग्रेसवाद, इसका जो उत्तर यहाँ पर देख सकते मिलान कर सकते हैं। पहले के चार यानी विश्वनाथ सिंह कौन थे बेहतर, ताकतवर और प्रभावशाली। नारा है, ठीक है, तो वह लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला एक महान मन भावन मुहावरा। गैर कांग्रेसवाद, तो गैर कांग्रेसवाद गा सेकेंड। इस तरह से जो है आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जय जवान जय किसान, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंदिरा हटाओ कौन सा बंधन, तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट देख सकते हैं। यहाँ से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जन्म हुआ था 1910 में। समाजवाद के बारे में लोहिया जी की धारणा थी, तो उपरोक्त सभी धारणा समाजवाद के बारे में लोहिया जी की थी। डॉक्टर लोहिया से क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। कौन सा कथन सत्य है? डॉक्टर लोहिया परंपरावादी समाजवादी नहीं थे, तो वह है डॉक्टर लोहिया परंपरावादी समाजवादी नहीं थे। चुनाव प्रणाली में लोगों के शामिल होने में भागीदारी में उछाल को कहा गया है लोकतांत्रिक उमड़ अथवा लोकतांत्रिक लहर। 1952 के राष्ट्रीय चुनाव में लोकतांत्रिक उमड़ के लिए जिम्मेदार क्या था? तो था उपरोक्त सभी। प्रथम लोकतांत्रिक उमड़ की अवधि क्या है? तो प्रथम लोकतांत्रिक उमड़ की जो अवधि है वह है 1950 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक। दूसरी की अवधि क्या रही है? दूसरी अवधि 1980 के दशक है। 1990 के दशक से आरंभ हुआ वह उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी तीनों उपयुक्त सभी। तृतीय लोकतांत्रिक उमड़ चुनावी बाजार में किस परिवर्तन को इंगित नहीं करता है? तो वो इंगित नहीं करता है बाजार से राज्य की ओर। आपातकालीन घोषणा कब की गई? तो 25 जून 1975 को की आपातकालीन घोषणा। 1977 में स्वतंत्रता से संबंधित किस संगठन निर्माण हुआ? तो वो था नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकारों के लोगों का संघ। निम्नलिखित में से किस नेता ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो है जयप्रकाश नारायण।
बिहार आंदोलन शुरुआत हुई तो 1974 में। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा किसने दिया? तो इंदिरा इज नारा दिया था वह डी के बरुआ ने। आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में क्या सत्य है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में जो कथन सत्य है वह है उपरोक्त सभी। उपाध्याय के प्रेरणा थे एकात्म मानववाद, एकात्म मानववाद। अगला है चैप्टर 7 जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो भी क्वेश्चन एमसीक्यू से समाहित किया आपने, इन सभी को आपको कवर कर लेना है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं से संबंधित सभी क्वेश्चंस। डीएम की स्थापना कब हुई? 1949 में। भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? तो 1966 में। पंजाब राज्य किससे अलग हुआ था? हरियाणा से। राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगेवाल। शिरोमणि अकाली दल निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है? आप मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे? तो लाल डेंगा। सिक्किम का भारत में कब हुआ था? 1975। रावी व्यास नदियों के पानी बंटवारे का विवाद किन राज्यों के बीच है? वह है राज्य जिनके बीच बंटवारा है विवाद है वह पंजाब हरियाणा। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का पास किया गया? तो 1975 में, 1973 में। असम गण परिषद किस राज्य का प्रमुख क्षेत्रफल है? वह है असम गण परिषद असम का। कौन सा राज्य असम में से अलग करके बनाया गया था? तो वह है आपका मेघालय। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो अलग अलग केंद्र शासित राज्यों में विभाजित किया गया। कब किया गया? वर्ष 2019 में। लद्दाख के उपराज्यपाल हैं तो लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर। भारतीय राजनीति में बदलाव, ये सब क्या है? इस बुक यानी स्वतंत्र भारत की राजनीति में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एमसीक्यू वाले, उन सभी को हमने इस सिंगल वीडियो में कवर किया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई है। आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।